नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आज के इस वीडियो में हम लोग समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करने का प्रयास किया है। आज हम उसमें से प्रथम भाग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। समुद्रगुप्त ने विभिन्न शासक जिस प्रकार से उपाधियां धारण करते रहे हैं, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए समुद्रगुप्त की उपाधि भी पराक्रमांक थी और इसका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी का रहा था। लगभग 40 वर्षों का शासनकाल समुद्रगुप्त का रहा है। यदि अन्य सम्राटों से तुलना की जाए तो समुद्रगुप्त अन्य गुप्त सम्राटों के से कई अर्थों में अद्वितीय था और पृथक था। उसे भारतीय इतिहास में स्थान समुद्रगुप्त का जब निर्धारित किया जाता है तो उसे एक महान सेनानायक, कुशल राजनीतिज्ञ और अजय योद्धा के रूप में परिभाषित किया जाता है। समुद्रगुप्त का आदर्श वही था जो कि प्राचीन भारतीय राजाओं का आदर्श था, यानी दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण। समुद्रगुप्त का आदर्श इसी से प्रेरित था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण जो कि उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था, वो हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई है, जिस पर अशोक के पहले से ही 6 स्तंभ लेख उस पर अंकित हैं। कालांतर में इस स्तंभ को कौशाम्बी, जो कि कौसम गांव, जो कि इलाहाबाद से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, से लाकर के इलाहाबाद या प्रयाग के किले में स्थापित किया गया था। इसलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख दोनों ही नामों से जाना जाता है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा की चंपू शैली यानी गद्य एवं पद्य शैली दोनों में ही लिखा गया है। यानी चंपू शैली जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसमें इस अभिलेख को लिखा गया है और इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी कुछ पंक्तियाँ हालांकि क्षतिग्रस्त है तथा इसमें कोई तिथि भी अंकित नहीं है कि इसकी रचना कब की गई है, लेकिन यह हो सकता है कि जो क्षतिग्रस्त भाग है या जो खंडित भाग है उसमें कहीं ना कहीं इसका तिथि का उल्लेख रहा हो। हालांकि यह स्पष्ट हो चुका है, इस पर जो विवरण लिखा गया है उसके हिसाब से यह स्पष्ट हो चुका है कि यह अभिलेख समुद्रगुप्त के जीवन काल का ही है, क्योंकि इसमें 360 ईस्वी के लगभग समुद्रगुप्त की दिग्विजय की समाप्ति के बाद और समुद्रगुप्त के अश्वमेध अनुष्ठान के पूर्व में खुदा होगा, क्योंकि इसमें अश्वमेध का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी जो उसकी दिग्विजय की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो उसने युद्ध लड़े हैं, वो सारे तो इसके अंदर अंकित हैं या उनका विवरण मिलता है, लेकिन समुद्रगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसका विवरण नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह दिग्विजय की समाप्ति के बाद लिखी गई है और अश्वमेध के पहले लिखी गई है। इस आधार पर इसका काल हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। इसी आधार पर ये कहा गया है कि 360 ईस्वी के आसपास लिखी गई होगी। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों के विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है। इसमें ही उल्लेख आता है कि समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में अपना उत्तराधिकारी निर्धारित किया था। हालांकि यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि शायद समुद्रगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, लेकिन अन्य पुत्रों में
वह योग्यतम रहा होगा, इसलिए भरी सभा में उसका चुनाव चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया और अपना उत्तराधिकारी चुना। राज दरबार में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इसके कारण से तनाव का वातावरण हो गया था और यह संभव है कि समुद्रगुप्त को अन्य राजकुमारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा होगा, विद्रोह का भी सामना करना पड़ा होगा। लेकिन जो भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने योग्यतम व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुना और वह समुद्रगुप्त था। दिग्विजय। समुद्रगुप्त की दिग्विजय उसके शासनकाल की सैनिक विषयों की दृष्टि से उसका शासनकाल बहुत ही उल्लेखनीय है और उसकी दिग्विजय में उसने विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया, विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और दिग्विजय की संकल्पना को साकार किया। प्रयाग प्रशस्ति में लगभग 100 युद्धों में उसके रणकौशल का उल्लेख हमें मिलता है और एक लंबी सूची मिलती है जिसमें समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की है उससे संबंधित। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले नागवंश के 2 राजाओं अच्युत और नागसेन को पराजित किया और उसके बाद कोटकुलज नामक राजा को पराजित करके पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसके बाद समुद्रगुप्त का दिग्विजय अभियान प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम इसने नागवंश के 2 राजाओं को पराजित किया है, उसके बाद कोटकुलज नामक राजा को पराजित किया, पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और फिर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर आगे के अभियानों का या दिग्विजय से संबंधित अभियानों का संचालन किया। सबसे पहले दिग्विजय में आर्यावर्त की विजय का उल्लेख मिलता है। आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत के जो राजा थे, जो कि गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में राज्य कर रहे थे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने आर्यावर्त या उत्तरी भारत के 9 राजाओं को हराया। इन राजाओं के नाम प्रयाग प्रशस्ति में प्रमुख रूप से दिए गए हैं। ये राजा थे रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, नंदीन, अच्युत और बलवर्मा। यानी इन 9 राजाओं का नाम प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है जो आर्यावर्त विजय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने बलपूर्वक जीत करके प्रसभोधरण की नीति को अपनाया। प्रसभोधरण की नीति क्या थी? इसमें उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और प्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार स्थापित कर दिया, बलपूर्वक इनके राज्यों को जीत लिया। इस विजय द्वारा समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना दोआब या आर्यावर्त के विस्तृत क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आर्यावर्त की विजय के उपरांत इसने 8विक राज्यों पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने विंध्य पर्वत का जो आसपास का क्षेत्र है, वहाँ की जंगली जो जातियों के राज्य थे, उनको जीत करके अपना सेवक बना लिया। इन्हें 8विक राज्यों के नाम से तत्कालीन समय में जाना जाता था। दक्षिणापथ की विजय की ओर भी इसने ध्यान दिया। जब उत्तर भारत पर साम्राज्य स्थापित हो गया, साम्राज्य का विस्तार हो गया, तो उसके पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को परास्त करने का अभियान किया। जिन 12 राज्यों को इसने परास्त किया, उसमें जो नाम प्रयाग प्रशस्ति में विवरण है वो इस प्रकार से है। कौशल, जो कि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले का क्षेत्र था, वहाँ के राजा महेंद्र को पराजित किया। यानी कौशल के महेंद्र को पराजित करके दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले के क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। महाकांतार के व्याघ्राज को पराजित किया। महाकांतार का जो क्षेत्र है वो उड़ीसा के जयपुर प्रदेश के वन का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था। कुराल के मंटा राज को पराजित किया। पिष्टपुर के महेंद्रगिरी को पराजित किया, जिसके पास गोदावरी जिले का पीठापुरम का क्षेत्र था। कोट्टूर के स्वामीदत्त नामक राजा को पराजित किया। एरंडपल
के दमन को पराजित किया, कांची के विष्णुगोप पर विजय प्राप्त की। कांची यानी जो कांजीवरम का क्षेत्र था। अवमुक्त के नीलराज को परास्त किया। वेंगी के हस्तिवर्मा नामक शासक को पराजित किया। वेंगी का जो प्रदेश था वो आधुनिक रूप से देखें तो पेडवेंगी, जो कि एलोरा नामक प्रसिद्ध स्थल से 7 मील की दूरी पर है और कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। पेडवेंगी का जो क्षेत्र है वो वेंगी नाम से जाना जाता था और वहाँ पर हस्तिवर्मा नामक शासक शासन कर रहा था। इसे समुद्रगुप्त ने परास्त किया। पालक का उग्रसेन यानी नेल्लौर जिला पर अधिकार किया। पालक के उग्रसेन को पराजित करके देवराष्ट्र के कुबेर पर विजय प्राप्त की। कुरस्थलपुर के धनंजय को परास्त किया। इस प्रकार से 12 शासकों को परास्त करके इन राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित करके दक्षिणापथ का विजयी अभियान इसने सफल रूप से संपूर्ण किया। समुद्रगुप्त ने लेकिन यहाँ पर एक विभिन्न नीति का अनुसरण किया। आर्यावर्त में हमने देखा था कि आर्यावर्त की विजय के उपरांत समुद्रगुप्त ने प्रस्बोधरण की नीति अपनाई थी, जिसकी हमने अभी बात करी थी। यानी बलपूर्वक इन राज्यों को जीत करके अपने राज्य में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित कर लिया था और अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया था, अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। लेकिन यहाँ पर एक विभिन्न नीति का पालन किया। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति को राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के नाम से परिभाषित किया है। यानी आर्यावर्त के खिलाफ प्रस्बोधरण की नीति थी और वहीं दक्षिणापथ के राज्यों पर राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया। यदि इस नीति को देखें तो इस नीति के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है ग्रहण यानी विजय प्राप्त करना। दूसरा है मोक्ष यानी विजय प्राप्त करने के बाद उन राज्यों को मुक्त कर देना। और अनुग्रह यानी उन राज्यों को उन्हें वापस लौटा देना जिनसे जीता गया था। तो समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को पराजित किया, इनके राज्यों को छीना नहीं और वापस उन्हीं को लौटा दिया। कालिदास का जो रघुवंश है उसमें इस प्रकार की विजय को प्राप्त करने वाले को धर्म विजयी की संज्ञा दी है। यानी समुद्रगुप्त ने ये जो राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति दक्षिणापथ के राज्यों के खिलाफ अपनाई थी, वह समुद्रगुप्त की राजनीतिक दूरदर्शिता का और व्यावहारिकता का परिचय था। उसको पता था कि इतने सुदूर प्रदेशों पर प्रत्यक्ष अधिकार बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उसने अपनी उदारता से कृतज्ञ किया और अपने पराक्रम के प्रभामंडल के अंतर्गत बनाए रखा। यानी अपना अप्रत्यक्ष अधिकार कर लिया, यानी अपना प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर लिया। प्रत्यक्ष रूप से अधिकार नहीं किया, लेकिन प्रभाव क्षेत्र का विस्तार उसने सुदूर दक्षिण प्रदेश के राज्यों पर किया, क्योंकि उसे पता था कि तत्कालीन परिस्थितियों में इतने सुदूर प्रदेशों पर प्रत्यक्ष अधिकार बनाए रखना संभव नहीं है। इसमें काफ़ी कठिनाइयां हैं। धन्यवाद।